गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फोर्थ चैप्टर सुमित्रानंदन पंत जी का वे आंखें पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम कवि परिचय देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि थी। इनको सम्मान मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। इनकी मृत्यु हुई सन 1977 में। तो देखिए, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी कविताओं में प्रकृति की जादूगिरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। अब देखो, ये कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो देखिए, वे आंखें। तो देखो बच्चों, वे आंखें यहाँ पर किसकी आंखों के बारे में कहा गया है? आपने अभी पाठ परिचय पढ़ा। तो देखो, वे आंखें किसान की आंखों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी। तो देखो, गुहा का मतलब होता है गुफा। गुहा, गुफा, और सरीखी का मतलब होता है समान, यानी कि जैसी। अंधकार की गुहा सरीखी
उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, देने दुख का नीरव रोग है। तो देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में दसी हुई आंखें, देखो अंधकार की गुहा सरीखी जो शोषित किसान है उनकी आंखें गड्ढों में दसी हुई अंधेरी गुफा के समान दिखती है। अंधकार की गुहा सरीखी कि अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं। उन आंखों से डरता है मन, जिनमें मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। भरी दूर तक उनमें दारुण, और बहुत दूर तक ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। भरा दूर तक उनमें दारुण कि ऐसे लगता है उन आंखों में दयनीयता और रुदन भरा हुआ है। देखो फिर से देखो कि अंधकार की गुहा सरीखी, यहाँ पर कवि किसान की आंखों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो किसान की आंखें हैं वो अंधकार की गुहा सरीखी, अर्थात शोषित किसान की गड्ढों में दसी हुई आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई गुफा हो। उन आंखों से डरता है मन, उनकी आंखें देखकर मन डर जाता है। क्या देखकर ऐसा लगता है जैसे उन आंखों में दूर तक दयनीयता भरी हो, भरा दूर तक उनमें दारुण, उनमें दुख भरा हो, देने दुख का नीरव रोदन। तो देखो बच्चों, नीरव यानी होता है शब्द रहित, शांत, और रोदन का मतलब होता है रोना। तो ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ हो। अब देखो आगे, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। तो देखिए, किसान का अतीत अच्छा था, वह स्वाधीन किसान रहा। पहले वो स्वतंत्र किसान था, उसका अतीत अच्छा था। अभिमान भरा आंखों में उसके, और उसके मतलब आंखों में अभिमान भरा था। उसके पास स्वयं के खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु आज वह अकेला पड़ गया, छोड़ उसे मंझधार आज, आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। संसार भी उससे अकेला छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। संसार कगार सदृश, कगार यानी होता है किनारा, और सदृश का मतलब होता है समान, कि किनारे के समान छोड़कर अकेले मतलब उससे दूर बह निकला है। अब देखो, कहने का मतलब है बच्चों, देखो कवि उस शोषित किसान के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है जिसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी है और वे अंधेरी गुफा के समान डरावनी प्रतीत हो रही है। कवि को किसान की आंखों से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनमें गहरी निराशा, हताशा व उदासीनता भरी है। पहले किसान की दशा अच्छी थी, वह अपनी खेती का मालिक था, उसमें आत्मिक गर्व भरा था। आज उसकी हालत खराब है, उसकी दीन दशा के कारण समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और फिर कवि क्या कहते हैं कि किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती है, तो देखने में मन से अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे उनमें बहुत दूर तक कष्टप्रद दयनीयता का भाव व दुख का रुदन भरा है। कुल मिलाकर कवि का मानना है कि किसान की आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। आया समझ में? अब देखो अगला, देखो
लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। तो देखिए बच्चों, लहराते भी लहलाते, झूमते, द्रग यानी होता है आंख, बेदखल होता है अधिकार से वंचित में निकाल देना, और तरण तरण होता है तिनका तिनका, तरण तरण तिनका। तो देखिए, किसान अपने अतीत को याद करता है, तो उसकी आंखों के समक्ष क्या होता है, लहराते हुए खेत दरगों में, कि उसकी आंखों के सामने उसके खेत लहलाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुख में बनाती थी। आज वे सब कुछ क्या हो गया है, खत्म हो गया है, सब उससे छीन लिया गया है। अब देखिए, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो देखिए, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा। कौन था बहुत प्यारा, उसका बेटा। और कारकुन कौन होता है, जमींदार के कारिंदे, नौकर समझ लीजिए जमींदार के, लठेत जो लाठी लेकर अगर कोई ब्याज नहीं देता है उनको मारने चले आते हैं, बेकार की हरकत करने चले आते हैं, वो होते हैं कारकुन। तो देखिए, किसान फिर अपने अतीत को याद कर रहा है, उसकी मतलब किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है कि आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने क्या कर दिया, लाठी से जो गया जवानी में मारा, लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। ये बड़े दुख की बात थी कि किस जमींदार जो है अपने कारिंदों को भेजकर उनसे पैसे वगैरह मंगवाने के लिए, ब्याज मंगवाने के लिए भेजते हैं उन्हें, जब किसान का बेटा बीच में बोल जाता है तो कारकुनों ने लाठी से पीट पीट कर उसको मार दिया था। तो अब वो बातें, किसान का पुत्र जो है वो किसान की आंखों में ऐसे कैसे चित्र की तरह घूमता रहता है, उसे वह दृश्य याद आता रहता है। तो देखिए, वह भारतीय किसान है, उसकी जमीन को जमींदारों ने कानून का सहारा लेकर हड़प लिया था। खेती के कारण किसान का जीवन खुशहाल था और खेतों में हरियाली लहराती थी, किसान की जरूरतें पूरी हो जाती थी, और किसान का एक जवान बेटा था, उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों ने पीट पीट के करती थी, और वह दृश्य किसान की आंखों में घूमा करता था। कारकुन जमींदार के कारिंदे होते थे, वे जमीन पे कब्जा करने का काम करते थे। उन्होंने किसान के जवान बेटे की लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी थी, और वो सारा दृश्य किसान की आंखों में वैसे के वैसे घूमता रहता था। अब आगे देखो, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई पर्दों की जोड़ी। तो देखो बच्चों, महाजन जो होता है, साहूकार यानी कि ऋणदाता जो ऋण देता है, महाजन जो ऋण देता है, बनिया है, साहूकार है, उसको महाजन कहते हैं। और कौड़ी का मतलब होता है एक पैसा। और देखिए, कुर्क होता है नीलामी, नीलाम। बर्तों का मतलब होता है बेलों की जोड़ी, बेलों की जोड़ी, बर्तों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। तो देखिए, बिका दिया घर द्वार, कभी
किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान कर्ज में डूब गया, जिसके कारण क्या हुआ, महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की जो स्थायी संपत्ति थी ना उसको नीलाम कर दिया, बिका दिया घर द्वार भी बिका दिया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, एक भी पैसा ब्याज का नहीं छोड़ा और उसे घर से बेघर कर दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, परंतु अपने ऋण की ब्याज के पाई पाई चुका ली। और किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब क्या हुआ कि उसकी जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम कर दिया गया। ये बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, रह रहे आंखों में चुभती है, ये बात आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन ही उससे छीन लिया गया। अब देखो, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो देखो, उजरी किसान की गाय का नाम है। तो किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजरी थी। तो उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। अह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई सुख की खेती। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है और ये सारे दृश्य आंखों में नाचा करते, उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उजड़ गई जो सुख की खेती, उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। देखो, इस पैराग्राफ का सार देखो। महाजन ने ना किसान से अपने ऋण की वसूली के लिए उसके खेत घर तक नीलाम कर दिए। ब्याज की वसूली के लिए उसने किसान को बेघर कर दिया तथा कोड़ी कोड़ी वसूली। महाजन ने कर्ज न चुका पाने की दशा में मजबूर किसान के बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया। ये बात किसान के दिल को कचोटती है। उजरी गाय जो किसान की प्रिय गाय थी, वह किसान के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी। इस कारण किसान को उसकी याद बहुत आती है। किसान ने लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया। इसके बाद वह अपना कर्ज चुका नहीं पाया, उसका सब कुछ नीलाम कर दिया गया, इसलिए उसके सुख की खेती उजड़ गई। आया समझ में? आगे देखो। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो देखो, दवा दर्पण का मतलब होता है दवा आदि, दवा दारू जिसको अपन कह देते हैं, दवा दर्पण दवाइयाँ, और घरनी होती है पत्नी, घरनी पत्नी। स्वर्ग स्वर्ग, दूध मुही नन्ही बच्ची। तो देखिए, किसान की पारिवारिक स्थिति का यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। दवा दारू के अभाव में बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, कि स्वर्ग चली गई, मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वे उसका इलाज नहीं करवा पाया। तो देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखो, स्वर्ग चली गई तो ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित, जो पत्नी पर आश्रित उसकी नन्ही बच्ची थी, वो भी 2 दिन बाद मर गई। देख रेख के बिना पत्नी मर गई और देख रेख के बिना जो दूध हुई छोटी नन्ही बच्ची थी, वो भी 2 दिन बाद मर गई। अब देखो, घर में विधवा रही पतोहू,
लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी होती है पुत्र वधू, पतोहू पुत्र वधू। लक्ष्मी लक्ष्मी, और घातिन यानी होती है मारने वाली। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि किसान के घर में अब उसकी कौन बची थी, विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। घर में विधवा रही पतोहू कि घर में अब पुत्र वधू ही बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। देखो समाज में ना पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। तो वो कारकुनों ने उसके पति को मार दिया था, लेकिन किसको जिम्मेदार ठहरा रहा था समाज, उसकी पत्नी को। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसकी इज्जत लूट ली। किसकी, पुत्र वधू की। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। तो देखो बच्चों, अब इस पैराग्राफ का आपको मैं सार बताती हूँ। देखिए, किसान की आर्थिक हालत दयनीय थी, उसकी पत्नी बीमार थी, वह उसका इलाज नहीं करवा पाया, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी बेटी नवजात थी जो माँ के दूध पर आश्रित थी, और माँ के मरने के बाद वह भी 2 दिन बाद मर गई। आर्थिक अभावों की वजह से किसान अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज करवा नहीं पाया, जिसकी वजह से वो मर गई थी। अपनी इस व्यवस्था को सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। अब देखो, किसान की पतोह को पति घातिन कहा जाता था, क्योंकि उसके पति की हत्या कारकुनों ने कर दी थी, और समाज इस हत्या के लिए पतोह को दोषी मानता था। किसान की पुत्र वधू पर कोतवाल की बुरी नीयत थी, उसने उसे थाने में बुलवाया था तथा उसका शारीरिक शोषण किया। इस कलंक व व्यवस्था के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, और पूरा किसान का परिवार बिखर गया। अब देखो आगे देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। तो देखो, पैर की जूती का मतलब होता है इसमें उपेक्षित, पैर की जूती उपेक्षित, और जोरू का मतलब होता है पत्नी। और देखिए, सांप लौटते मतलब अत्यधिक व्याकुल होना, और फटती छाती का मतलब होता है बहुत दुख होना, बहुत दुख होना। तो देखो, किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। क्यों नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। खैर पैर की जूती जोरू, यानी कि जो पत्नी है वो पैर की जूती के समान होती है। किसान का मानना है, न सही एक दूसरी आती, यदि एक नहीं रहती तो दूसरे से विवाह करके लाया जा सकता है ना। पर जवान लड़के की सुध करके, पर जवान लड़के को याद करके वो बहुत दुखी होता है। जवान लड़के, जवान बेटे की याद आने पर उसको बहुत कष्ट होता है कि सांप लौटते फटती छाती, उसकी छाती पर सांप लौटते हैं तथा छाती फटने लगती है। मतलब उस बेटे की मृत्यु का मतलब उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है, असहनीय उसको कष्ट है। अब देखो, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो देखिए बच्चों, पिछले सुख की स्मृति, स्मृति यानी होता है याद, स्मृति का मतलब होता है याद, और चितवन यानी होता है दृष्टि, और सदृश का मतलब होता है समान।
तो देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब किसान पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है। तो तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पे सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नजर सुनने में अटक कर गड़ जाती है। सुनने, आकाश को भी कहते हैं सुनने, और वह विचार सुनने हो जाता है और टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो देखो, इस काव्यांश में पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। इससे क्या सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। किसान के मन में सर्वाधिक दुख अपने जवान बेटे की मृत्यु का है। उसकी याद आते उसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं, और वही खेती में उसका एकमात्र सहारा था तथा आंखों का तारा था। जब किसान अपने पुराने दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लहलाते खेत, घर द्वार, बैल, जवान बेटा, गाय आदि सभी सुखदायी थे उसके लिए। और जब वास्तविकता का आभास होने पर किसान को सुखद यादें तीखी नोक के समान उसके दिल में चुभने लगती है, उसके मन में आक्रोश उमड़ आता है। तो देखो बच्चों, ये अपना पाठ पूरा होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो देखिए, आमतौर पे हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो देखो बच्चों, उन आंखों से किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनमें असीम वेदना भरी हुई है, दयनीयता भरी हुई है, इसलिए कवि को किसान की आंखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो देखो, कवि ने इन पंक्तियों में किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके। इसलिए डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो देखो बच्चों, यदि कवि को किसान की आंखों को देखकर भय नहीं लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध नहीं होता और कविता नहीं लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक होता है। अब आगे देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है? अभी आपने पढ़ा, अर्थ में पढ़ा है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया। तो देखो, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए क्या किया? किसान के खेत, गाय, बैल और घर बार बिकवा दिए। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इस कारण उसकी दूध मुई बच्ची की भी मृत्यु हो गई। अब देखो,
नंबर 3, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के पास लहलाते उसके खेत थे, दुधारू गाय थी, हुष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी और पुत्र वधू भी थी। इस तरह किसान एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति था और उन्हें सबकी स्मृति उसकी आंखों में चमक ला देती थी। ये उसके पिछले सुख थे। अब देखो बच्चों, 4th नंबर का है कि संदर्भ सहित आज से स्पष्ट करें। तो देखो इसका कै है, चौथे का कै देखिए कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो देखो संदर्भ जानते हो आप, जैसे आप व्याख्या लिखते हो उसमें संदर्भ लिखते हो, फिर व्याख्या लिखते हो, फिर उसमें विशेष लिखते हो, उसी प्रकार संदर्भ बनाना है कि देखो इस समझ लीजिए एक तरह से व्याख्या ही है ये। तो देखो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं और उपयुक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था। वह गाय भी केवल किसान को ही दूध देती थी, वह किसी अन्य को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। अब नंबर 2 ख का देखो, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। इसमें भी संदर्भ वैसे ही बनाना है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं और उपयुक्त पंक्ति में किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे ने उनका विरोध किया और उसको मार दिया, और उसके मरने के बाद में उसकी जो विधवा जो बहू थी, तो देखो किसान के बेटों को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप किस पे लगा दिया? उसकी पत्नी पर मर दिया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पति घातिन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी। वह कमाकर घर चला रही थी। अगला देखो गए कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो देखो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है कि किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है, उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन भी हो जाता है और उसे सारी सुख की बातें तीखी नोक की भांति चुभने लगती हैं। अब देखो 5 नंबर का देखो बच्चों, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। तो देखो ये तो वैसे काल्पनिक है, सभी लेख लिख सकते हैं वर्तमान समाज में स्त्रियों पर। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, इस कविता के आधार पे बताती हूँ आपको। देखो कि प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की उपेक्षा उसे पति की हत्यारिन करार दे दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, कुएं में कूदकर वो मर जाती है। और देखो वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है, अच्छी है। आज लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चे पे जाने में भी वे पीछे नहीं रही है।
अब स्त्री अबला नहीं है, अपराजिता है, और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का योगदान होता है, हाथ होता है। ये बच्चों ये हो गए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। तो देखो हमने 4th चैप्टर पढ़ा वे आंखें और इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी ही आपके पास ये लिखे हुए आ जाएंगे। आप ये पूरा वर्क कर लीजिएगा और उसको ढंग से याद कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।